everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री ग्रेड 9 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट. सो अब तक हमने हमारे पास्ट वीडियोस में देख लिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना. ठीक है, फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या? मोनार्क को हम कंप्लीटली एबॉलिश नहीं कर रहे हैं, मोनार्क तो रहेगा बट एक लिमिट हो जाएगी, एक सीमित तक वो अपना डिसीजन दे सकता है, राइट. अभी आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट हुआ था. सो कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ था तो वो स्टार्ट ऐसे हो रहा था कुछ जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ men and other citizen, men and other citizen या men and citizens. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी वुमेन को स्पेसिफाई नहीं किया था, मेन को स्पेसिफाई किया था, वुमेन को स्पेसिफाई नहीं किया था. ठीक है, और राइट्स के बारे में बताया गया है तो सारी ही राइट दे दी थी. राइट टू स्पीक, राइट ऑफ स्पीच बोल सकते हैं राइट टू स्पीक को, right of freedom, right to fraternity, equality, right for justice, everything, all the rights were given. Why? क्योंकि जिन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया था उन्होंने एक पॉइंट रखा था कि देयर आर सम नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स. इनअलाइनेबल राइट्स मतलब क्या होता है? जो राइट्स हमारे, जैसे हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार होता है जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता है. सो वो सारी राइट्स हमें मिलनी चाहिए. ये था सेकेंड पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट. और ये सारी राइट्स सिटीजन को मिले और सिटीजन की ये राइट्स अबॉलिश ना हो या एंडेंजर्ड ना हो, इसका ख्याल रखने का काम था किसका? स्टेट गवर्नमेंट का. स्टेट गवर्नमेंट उस समय के कौन थे? जो ये नेशनल असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स थे उनका. ठीक है, अभी नेशनल असेंबली के जो लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट तो किया था, पर क्या आपको लगता है कि 18th सेंचुरी में लोगों को इतना पढ़ना लिखना आता होगा? हर किसी को तो नहीं आता होगा जो पढ़े लिखे हैं. ठीक है, जो मेन इलेक्टर्स थे उनको आता होगा, पर क्या सभी लोगों को इतना पढ़ना लिखना आता होगा? तो नहीं. तो वो लोग क्या करते थे, सिंबल्स जो होते थे ना उस समय में, कुछ भी अगर ड्राफ्टिंग होती थी सो इट यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ साइंस एंड सिंबल्स. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे थे 18th सेंचुरी में जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. तो वो लोग क्या करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ साइंस या सिंबल से कम्युनिकेट करते थे. ठीक है, अगर आप इस जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट देखोगे तो वो ड्राफ्ट बनाया है ले बैरबियर ने जो एक आर्टिस्ट है. ठीक है, जो एक आर्टिस्ट है, उन्होंने ये पूरा ड्राफ्ट को डिजाइन किया है. वो ड्राफ्ट आपके एनसीईआरटी बुक में है. अगर आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एक विंग्ड लेडी बनाई हुई है, बीच में एक स्वॉर्ड ऑफ रॉड्स है. ठीक है, फिर आप उसमें ब्रोकन चेन भी देखेंगे, आप उसमें रेड कलर की सेंटा हैट जैसे भी एक कैप जैसे भी देखेंगे. ठीक है, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे और वो सारा जो उन्होंने ड्रॉ किया है ना, सबका कोई ना कोई एक अलग मतलब है. सो अभी हम देखेंगे कि वो जो सिंबल है उसमें हर एक सिंबल का क्या मीनिंग है. ठीक है, सो हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सिंबल्स in the draft और in the constitution of France. ठीक है, जैसे ब्रोकन चेन आपको दिखेगी लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, ब्रोकन चेन दिखेगी. ब्रोकन चेन का मतलब होता है कि अब हमारे हाथ से हथकड़ी टूट चुकी है, मतलब हम कंप्लीटली आजाद है, फ्रीडम, राइट. फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे स्पेक्टर. आप स्पेक्टर देखेंगे. स्पेक्टर का मतलब क्या होता है? सो इट इज अ सिंबल ऑफ द रॉयल पावर. ठीक है, रॉयल स्वॉर्ड बोल सकते हैं उसको. सो इट इज, यू कैन से इट शोज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर कि अभी हमारे पास भी हमारे अधिकार है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे बंडल्स ऑफ रॉड्स.
बंडल्स ऑफ रॉड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो ड्राफ्ट बनाया ना ऐसा, इसके यहाँ पे सेंटर में है बंडल्स ऑफ रॉड। सो वो ये इंडिकेट करता है बंडल्स ऑफ रॉड कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इतने सारे रॉड्स को इकट्ठा करके एक बंच बनाया है, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता है। सो इट इंडिकेट्स यूनाइटेड वी ऑल स्टैंड। नेशनल असेंबली भी बनाई थी तो सारे थर्ड स्टेट के लोगों ने यूनाइट होके बनाई थी, इसीलिए ये सिंबल यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया है, ठीक है, डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे, ये जो स्वॉर्ड है इसके ऊपर ही आपको एक सांता क्लॉज की कैप होती है ना, वैसे कैप का सिंबल आपको दिखेगा। वो क्यों दिखाया है, वो क्यों दिया गया है यहाँ पे, जो स्लेव्स थे, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के स्लेव्स थे, जब उन्हें फ्रीडम मिला तो उन्होंने फ्रीडम की साइन इंडिकेट करने के लिए वो रेड कलर की कैप पहनी। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड एक और लेडी देखेंगे जिसका ड्रेस है ब्लू व्हाइट रेड, जिसका ड्रेस है ब्लू व्हाइट रेड। ब्लू व्हाइट रेड जो है वो फ्रांस का कलर है, वो फ्रांस को इंडिकेट करता है, ठीक है। और एक और आप देखेंगे विंग्ड लेडी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, विंग्ड लेडी देखेंगे। विंग्ड लेडी क्या इंडिकेट करती है, जस्टिस इंडिकेट करती है, लॉ को इंडिकेट करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये सारे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मीनिंग देखेंगे। अभी आई होप इट इज वेरी क्लियर टिल हियर। अभी जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि फ्रांस हैव बिकम या फ्रांस हैज गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अभी जो नेक्स्ट देखेंगे वो ये है कि फ्रांस ने किस तरह किंग को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ही नहीं, अभी मोनार्क को अबॉलिश कर दिया है। अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की या फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्क। क्यों? अभी तक तो हमने देखा था कि जो किंग था, किंग कौन थे उस समय, लुइस 16, है ना, लुइस 16। सो फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्क एंड इट बिकम्स रिपब्लिक, ठीक है। अभी कैसे वो रिपब्लिक बना और क्यों उन्होंने मोनार्क को कंप्लीटली अबॉलिश किया, इज बिकॉज कि अभी किंग है, वो अपनी स्मार्टनेस कहीं ना कहीं तो दिखाएगा। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे पावर्स है और सडनली आपसे सारे पावर छीन लिए गए हैं, तो आपको दुख तो होगा। आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग चला के आप प्रयत्न करोगे कि आपके पास आपके पास वापस आ जाए। सो सेम किंग ने ऐसा किया। किंग ने जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनके साथ नेगोशिएशन करने का ट्राई किया, उनके साथ जाके बात की, वार्तालाप की, डिस्कशन किया कि इस तरह से मेरे कंट्री में सारी चीजें हो रही है, मेरे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ला लिया है, तो उसको हम कैसे, आप इसमें हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो ये सारी बातें किंग ने की, प्रूसिया के जो किंग थे उनके साथ और ऑस्ट्रिया के जो किंग थे उसके साथ। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में फर्क है। ऑस्ट्रिया तो हमने पहले देखा है कि लुइस 16 का ससुराली है। लुइस 16 की जिनके साथ शादी हुई थी, वो जो क्वीन थी वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी, राइट। तो ऑस्ट्रिया तो ऑब्वियस है, लुइस की बात मानेंगे ही मानेंगे। और साथ में प्रूसिया को भी ऐसा लगा कि जैसे फ्रांस डेवलप हो रहा है, तो जैसे उन्होंने देखा कि ये किंग लुइस 16 की हालत इतनी बेकार हो गई है, तो एक डर सा बैठ गया कि इनके लोगों को देख के कहीं अगर हमारे लोग भी ऐसा करने लगे, सो प्रूसिया की भी हालत खराब हो जाएगी, ऑस्ट्रिया के जो किंग है इनकी भी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने इकट्ठा होकर ये डिसीजन लिया कि ये लोग जो थर्ड स्टेट पीपल है और जो नेशनल असेंबली है इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। क्यों ये डिसीजन लिया था? डर के मारे, उनसे फ्रांस का जो डेवलपमेंट हो रहा था वो उनसे देखा नहीं जा रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट पीपल थे ना, उनको ये बारे में पता चल गया कि किंग ऐसे नेगोशिएट कर रहा है साइड नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और किंग हमारे सामने तो अच्छा बन रहे हैं, पर एक्चुअली इट इज नॉट द सेम, द केस इज नॉट द सेम। तो ये सारे लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में इन्होंने वोट किया। किसके लिए वोट किया? कि कैसे हम प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ
वॉर करेंगे और कैसे हम किंग के सामने डिस्क्लोज करेंगे कि हमें सारा पता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1792 में। ठीक है, देखो हम याद करते हैं 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, 1792 में किंग पलट गया और जो फ्रांस थी वो अबॉलिश मोनार्क, फ्रांस थी उसमें मोनार्क का अबॉलिशमेंट हो गया और वो खुद रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक मतलब क्या? कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, जहां पे बिल्कुल भी मोनार्क, बिल्कुल भी किंग का रूल नहीं चलता है। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर जैसे ये वोटिंग हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया, फिर उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया। वॉर किसके खिलाफ डिक्लेयर किया? ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ। और जब ये वॉर डिक्लेयर किया, बहुत सारे थर्ड स्टेट के लोग अलग अलग प्रोविंस से निकल के आ रहे थे। अलग अलग प्रोविंस से निकल के, जैसे हमें पता है कि ऑस्ट्रिया के जो ट्रूप्स है या ऑस्ट्रिया के जो आर्मी है वो ये कॉर्नर पे है, तो ये आधे प्रोविंस के लोग ये कॉर्नर पे चले जाते थे, आधे प्रोविंस के लोग ये कॉर्नर पे, सब अपने अपने हिसाब से जैसे उन्हें पता लगता था वैसे आपस में कांटेक्ट करके ग्रुप बना के उस तरफ के लिए निकल पड़ते थे। जब वो निकलते थे तब वो मर्सिलीज से पास होते थे। ध्यान से सुनना, तब वो कहां से पास होते थे? मर्सिलीज से पास होते थे। और मर्सिलीज से पास होते थे तब वो मर्सिलीज गाते गाते गुनगुनाते जाते थे। इट वॉज अ टाइप ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग जो उन्हें मोटिवेशन देता था ये वॉर के लिए। ठीक है, जो उन्हें मोटिवेशन देता था अपने राइट्स के लिए, टू फाइट अगेंस्ट देयर राइट और टू फाइट फॉर देयर राइट्स। ये जो मर्सिलीज थे वो उन्हें मोटिवेशन देता था। और आज की तारीख में जो मर्सिलीज है वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। ठीक है, वो फ्रांस का नेशनल एंथम है। और वो लिखा किसने था? तो रॉबर्ट डे लेस्ले ने। ठीक है, रॉबर्ट डे लेस्ले ने उसे लिखा था। क्यों लिखा था? कब लिखा था? जब लोग वॉर के लिए जा रहे थे, मर्सिलीज से पास हुए थे और मर्सिलीज को गुनगुनाते हुए जा रहे थे। ठीक है, फिर the next topic is, which we are going to continue, a very short topic, the revolutionary war. अभी जैसे कि हमने देखा कि सारे ही जो थर्ड स्टेट के पीपल थे उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया था और वो वॉर के लिए गए थे। सो जो वर्किंग पीपल थे, मतलब उस समय पे काम तो खाली मेंस ही करते थे, वो सारे तो वॉर पे चले गए। तो यहीं पे बहुत सारे क्राइसिस आ गए थे। तो वो क्राइसिस को ओवरकम कैसे करेंगे? लोगों के खाने पीने के घर पे बांधे हो गए थे। सारे जो मेंस थे वो सारे मेंस तो चले गए इस पे वॉर के लिए। ठीक है, सारे मेंस तो चले गए वॉर के लिए। उसके बाद घर पे बचे कौन? वुमेन्स और उनकी फैमिली। ठीक है, तो वो फैमिली का गुजारा करने के लिए वुमेन स्टार्टेड वर्किंग। उस समय पे कोई ऐसे प्रोफेशनल वर्क तो नहीं होता था, कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या किया? एज ए डोमेस्टिक वर्कर किसी रिच पर्सन के जाके काम कर लिया, किसी रिच फैमिली के घर पे जाके एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम कर लिया, रास्ते पे फ्लावर्स बेच लिए, कुछ फूड आइटम्स बेच ली। ऐसे कर करके उन्होंने पैसे इकट्ठा किया और उन्होंने अपना गुजारा चलाया। ठीक है, और इतना सब होने के बाद भी एक और यहाँ पे सब चीज सॉर्ट नहीं हुई थी। ठीक है, फ्रीडम तो मिल गया था, कंट्री रिपब्लिक तो हो गई थी, पर एक प्रॉब्लम थी कि जो भी राइट्स दी थी ना वो सारी हायर क्लास सोसाइटी को ही दी थी, सारी अपर क्लास सोसाइटी को वो राइट्स दी थी। तो अगेन द सेम जो लोअर क्लास के पीपल थे उन्हें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो थर्ड स्टेट के पीपल जो थे उन्हें चाहिए था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी तरह से बरकरार रहे और इसी में आगे अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो उन्हें भी अपनी राइट्स मिलेगी। एंड एवरी पर्सन should have the liberty to live their life as their own will। ठीक है, सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट रिवॉल्यूशनरी वॉर का और हाउ फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की, इसके बारे में कैसे उन्होंने किंग को अबॉलिश किया उसके बारे में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये सारा हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट ने एक परमिशन दे दी थी लोगों को अपने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने की, है ना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में था ही कि वी आर फ्री टू गिव ओपिनियन, वी हैव फ्रीडम टू स्पीक, राइट। सो ये सारी राइट्स तो हमें दी गई है।
तो जैसे हमारे यहाँ पे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वैसे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पॉलिटिकल क्लब बनने लगे, क्यों बने, उसका रीजन क्या था, जैकोबिन क्लब बना था, जैकोबिन क्लब क्यों बना था, किसने बनाया था, कौन उसको लीड कर रहा था, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। Thank you so much for watching. If you liked my video and if you find it helpful, please like, share and subscribe to my channel. And एक और बात, do follow my Instagram page which is YTI_talent_studio, जहाँ पे आप सीख सकते हैं बहुत सारी other activities.